नमस्कार। हम सुन रहे हैं मन्नू भंडारी द्वारा लिखी कहानी त्रिशंकु, जिसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज सुनेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सुना कि किस तरह एक माँ आधुनिक दिखने और लीक से हटकर काम करने के चक्कर में पड़ोस में आए लड़कों को गलत ना समझकर उनकी दोस्ती अपनी लड़की तनु से कराती है, लेकिन धीरे धीरे उसे इस सब में प्रॉब्लम होने लगती है। तो आइए आगे सुनते हैं। मम्मी के स्वर में आक्रोश का पुट गहराता जा रहा था। मम्मी की यह टोन मुझे अच्छी नहीं लगी, पर मैं चुप। तू तो उनसे बहुत खुल गई है, कह दे कि वे लोग भी बैठकर पढ़े और तुझे भी पढ़ने दे, और तुझसे न कहा जाए तो मैं कह दूंगी। पर किसी के भी कहने की नौबत नहीं आई। कुछ तो पढ़ाई की मार से, कुछ दिल्ली के दूसरे आकर्षणों से खिंचकर हॉस्टल वाले लड़कों का आना कम हो गया। पर सामने के कमरे से शेखर रोज ही आ जाता, कभी दोपहर में तो कभी शाम। 3-4 लोगों की उपस्थिति में उसकी जिस बात पर मैंने ध्यान नहीं दिया, वही बात अकेले में सबसे अधिक उजागर होकर आई। वह बोलता कम था, पर शब्दों के परे बहुत कुछ कहने की कोशिश करता था, और एकाएक ही मैं उसकी अनकही भाषा समझने लगी थी। केवल समझने ही नहीं लगी थी, प्रत्युत्तर भी देने लगी थी। जल्दी ही मेरी समझ में आ गया कि शेखर और मेरे बीच प्रेम जैसी कोई चीज़ पनपने लगी है। यूँ तो शायद मैं समझ ही नहीं पाती, पर हिंदी फिल्में देखने के बाद उसको समझने में खास मुश्किल नहीं आई। जब तक मन में कहीं कुछ नहीं था, सब कुछ बड़ा खुला था, पर जैसे ही कुछ हुआ और उसे औरों की नज़र से बचाने की इच्छा भी साथ हो आई। जब कभी दूसरे लड़के आते तो सीढ़ियों से ही शोर करते आते, ज़ोर ज़ोर से बोलते, लेकिन शेखर जब भी आता रेंगता हुआ आता और फुसफुसाकर हम बातें करते। वैसे बातें बहुत ही साधारण होती थी, स्कूल की, कॉलेज की, पर फुसफुसाकर करने में ही वे कुछ विशेष लगती थी। प्रेम को कुछ रहस्य में, कुछ गुपचुप बना दो तो वह बड़ा थ्रिलिंग हो जाता है, वरना तो एकदम सीधा सपाट। पर मम्मी के पास घर और घर वालों के हर रहस्य को जान लेने की एक छठी इंद्रिय है, जिससे पापा भी काफ़ी त्रस्त रहते हैं। उससे उन्हें यह समझने में जरा भी देर नहीं लगती। शेखर कितना ही दब छिप कर आता और मम्मी घर के किसी भी कोने में होती, फट से प्रकट हो जाती, या फिर वहीं से पूछती, तनु कौन है तुम्हारे कमरे में। मैंने देखा कि शेखर के इस रवैये से मम्मी के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी झलकने लगी है, पर मम्मी इस बात को लेकर यूँ परेशान हो उठेंगी, यह तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। जिस घर में रात दिन तरह तरह के प्रेम प्रसंग ही पीछे जाते रहे हों, कुंवारों के प्रेम प्रसंग, विवाहितों के प्रेम प्रसंग, 2-3 प्रेमियों से एक साथ चलने वाले प्रेम प्रसंग, उस घर के लिए तो यह बात बहुत ही मामूली होनी चाहिए। जब लड़कों से दोस्ती की है तो एक आध से प्रेम भी हो ही सकता है। मम्मी ने शायद समझ लिया था कि यह स्थिति आजकल की कलात्मक फिल्मों की तरह चलेगी, जिनकी वे बड़ी प्रशंसक और समर्थक हैं, पर जिनमें शुरू से लेकर आखिर तक कुछ भी सनसनीखेज घटता ही नहीं। जो भी हो, मम्मी की इस परेशानी ने मुझे भी कहीं हल्के से विचलित जरूर कर दिया। मम्मी मेरी माँ ही नहीं, मित्र और साथिन भी हैं। 2 घनिष्ठ मित्रों की तरह ही हम दुनिया जहान की बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। मैं चाहती थी कि वे इस बारे में भी कोई बात करें, पर उन्होंने कोई बात नहीं की। बस जब शेखर आता तो वे अपने स्वभावगत लापरवाही छोड़कर बड़े सजग भाव से मेरे कमरे के इर्द गिर्द ही मंडराती रहती। एक दिन मम्मी के साथ बाहर जाने के लिए नीचे उतरी तो दरवाजे पर ही पड़ोस की एक भद्र महिला टकरा गई। नमस्कार और कुशल क्षेम के आदान प्रदान के बाद वे बात के असली मुद्दे पर आईं। ये सामने की छत वाले लड़के आपके रिश्तेदार हैं क्या? नहीं तो। अच्छा, शाम को रोज़ आपके घर बैठे रहते हैं, तो सोचा आपके ज़रूर कुछ लगते होंगे। तनु के दोस्त हैं। मम्मी ने कुछ ऐसी लापरवाही और निसंकोच भाव से यह वाक्य उछाला कि बेचारी तीर निशाने पर न लगने का गम लिए ही लौट गई। वे तो लौट गई, पर मुझे लगा कि इस बात का सूत्र पकड़कर ही मम्मी अब ज़रूर मेरी थोड़ी धुनाई कर देंगी।
कहने वाली का तो कुछ न बना, पर मेरा कुछ बिगाड़ने का हथियार तो मम्मी के हाथ में आ ही गया। बहुत दिनों से उनके अपने मन में कुछ उमड़ घुमड़ तो रहा ही है, पर मम्मी ने इतना ही कहा, लगता है इनके अपने घर में कोई धंधा नहीं है, जब देखो दूसरे के घर में चोंच कढ़ाई बैठे रहते हैं। मैं आश्वस्त ही नहीं हुई, बल्कि मम्मी की ओर से इसे हरा सिग्नल समझकर मैंने अपनी रफ्तार कुछ और तेज कर दी। पर इतना ज़रूर किया कि शेखर के साथ 3 घंटों में से 1 घंटा ज़रूर पढ़ाई में गुजारती। वह बहुत मन लगाकर पढ़ाता और मैं बहुत मन लगाकर पढ़ती। हाँ, बीच बीच में वह कागज़ की छोटी छोटी पर्चियों पर कुछ ऐसी पंक्तियाँ लिखकर थमा देता कि मैं भीतर तक झंझना जाती। उसके जाने के बाद भी उन पंक्तियों के वे शब्दों के पीछे के भाव मेरी रग रग में सनसनाते और मैं उन्हीं में डूबी रहती। मेरे भीतर अपनी ही एक दुनिया बनती जा रही थी, बड़ी भरी पूरी और रंगीन। आजकल मुझे किसी की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। लगता जैसे मैं अपने में ही पूरी हूँ। हमेशा साथ रहने वाली मम्मी भी आउट होती जा रही हैं, और शायद यही कारण है कि इधर मैंने मम्मी पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। रोज़मर्रा की बातें तो होती हैं, पर केवल बातें ही होती हैं, उसके परे कहीं कुछ नहीं। दिन गुजरते जा रहे थे और मैं अपने में ही डूबी, अपनी दुनिया में और गहरे धंसती जा रही थी, बाहर की दुनिया से एक तरह से बेखबर सी। एक दिन स्कूल से लौटी, कपड़े बदले, शोर शराबे के साथ खाना मांगा, मेन मेघ के साथ खाया, और जब कमरे में घुसी तो मम्मी ने लेटे लेटे ही बुलाया, तनु इधर आओ। पास आई तो पहली बार ध्यान गया कि मम्मी का चेहरा तमतमा रहा है। मेरा माथा ठनका। उन्होंने साइड टेबल पर से एक किताब उठाई और उसमें से कागज़ की 5-6 पर्चियाँ सामने रख दी। तौबा, मम्मी से कुछ पढ़ना था, सो जाते समय उन्हें अपनी किताब दे गई थी। गलती से शेखर की लिखी पर्चियाँ उसी में रह गई। तो इस तरह चल रही है शेखर और तुम्हारी दोस्ती। यही पढ़ाई होती है यहाँ बैठकर? यही सब करने के लिए आता है वह यहाँ? मैं चुप। जानती हूँ गुस्से में मम्मी को जवाब देने से बढ़कर मूर्खता और कोई नहीं। तुमको छूट दी, आज़ादी दी, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। मैं फिर भी चुप। बित्ते भर की लड़की और करतब देखो इसके। जितनी छूट दी उतने ही पैर पसरते जा रहे हैं इसके। एक झापड़ दूंगी तो सारा रोमांच झड़ जाएगा 2 मिनट में। इस वाक्य पर मैं एकाएक तिलमिला उठी, तमक कर नज़र उठाई और मम्मी की तरफ देखा, पर यह क्या? यह तो मेरी मम्मी नहीं है। न यह तेवर मम्मी का है, न यह भाषा। फिर भी यह सारे वाक्य बहुत परिचित से लगा यह सब मैंने कहीं सुना है। और खटाक से मेरे मन में कौंधा, नाना। पर नाना को मरे तो कितने साल हो गए, ये फिर जिंदा कैसे हो गए? और वह भी मम्मी के भीतर, जो होश संभालने के बाद हमेशा उनसे झगड़ा ही करती रही, उनकी हर बात का विरोध ही करती रही। मम्मी का नानई लहजा वाला भाषण काफ़ी देर तक चालू रहा, पर वह सब मुझे कहीं से भी छू नहीं रहा था। बस कोई बात झकझोर रही थी, तो यही कि मम्मी के भीतर नाना कैसे आ बैठे। और फिर घर में एक विचित्र सा तनावपूर्ण मौन छा गया, खासकर मेरे और मम्मी के बीच। नहीं, मम्मी तो घर में ही रही ही नहीं, मेरे और नाना के बीच। मैं मम्मी को अपनी बात समझा भी सकती हूँ, उनकी बात समझ भी सकती हूँ, पर नाना, मैं तो इस भाषा से भी अपरिचित हूँ और इस तेवर से भी। बात करने का प्रश्न ही कैसे उठता। पापा ज़रूर मेरे दोस्त हैं, पर बिल्कुल दूसरी तरह के। शतरंज खेलना, पंजा लड़ाना, और जो फरमाइश मम्मी पूरी ना करे उनसे पूरी करवा लेना। बचपन में उनकी पीठ पर लदी रहती थी, और आज भी बिना किसी झिझक के उनकी पीठ पर लदकर अपनी हर इच्छा पूरी करवा लेती हूँ। पर इतने माय डियर दोस्त होने के बावजूद अपनी निजी बातें मैं मम्मी के साथ ही करती आई हूँ। और वहाँ एकदम सन्नाटा। मम्मी को पटखनी देकर नाना पूरी तरह उन पर सवार जो हैं। शेखर को मैंने इशारे से ही लाल झंडी दिखा दी थी, सो वह भी नहीं आ रहा, और शाम का समय है कि मुझसे काटे नहीं कटता। कई बार मन हुआ कि मम्मी से जाकर बात करूं और साफ साफ पूछूं कि तुम इतना बिगड़ क्यों रही हो,
मेरी और शेखर की दोस्ती के बारे में तुम जानती तो हो, मैंने तो कभी कुछ छिपाया नहीं, और दोस्ती है तो यह सब तो होगा ही। तुम क्या समझ रही थी कि हम भाई बहन की तरह? पर तभी ख्याल आता है कि मम्मी हैं ही कहाँ जिनसे जाकर यह सब कहूँ। 4 दिन हो गए, मैंने शेखर की सूरत तक नहीं देखी। मेरे हल्के से इशारे से ही उस बेचारे ने तो घर क्या छत पर आना भी छोड़ दिया। हॉस्टल में रहने वाले उसके साथी भी छत पर न दिखाई दिए, ना ही घर आए। कोई आता तो कम से कम उसका हालचाल ही पूछ लेती। मैं जानती हूँ वह बेवकूफ़ी की हद तक भावुक है। उसे तो ठीक से यह भी नहीं मालूम कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। लगता है मम्मी के गुस्से की आशंका मात्र से ही सबके हौसले पस्त हो गए थे। वैसे कल से मम्मी के चेहरे का तनाव कुछ ढीला ज़रूर हुआ है। 3 दिन से जमी हुई सख्ती जैसे पिघल गई हो। पर मैंने तय कर लिया है कि बात अब मम्मी ही करेंगी। सवेरे नहा धोकर मैं दरवाजे के पीछे अपनी यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी। बाहर मेज पर मम्मी चाय बना रही थी और पापा अखबार में सिर गड़ाए बैठे थे। मम्मी को शायद मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं कब नहाकर बाहर निकल आई। वे पापा से बोली, जानते हो कल रात को क्या हुआ? पता नहीं। तब से मन बहुत ख़राब हो गया। उसके बाद तो मैं सो ही नहीं पाई। मम्मी के स्वर की कोमलता से मेरा हाथ जहाँ का तहाँ थम गया और कान बाहर लग गए। आधी रात के करीब मैं बाथरूम जाने के लिए उठी। सामने छत पर खूब अंधेरा छाया हुआ था। अचानक एक लाल सितारा सा चमक उठा। मैं चौंकी, गौर से देखा तो धीरे धीरे एक आकृति उभर आई। शेखर छत पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। मैं चुपचाप लौट आई। कोई 2 घंटे बाद फिर गई तो देखा वह उसी तरह छत पर टहल रहा था। बेचारा, मेरा मन जाने कैसे हो आया। तनु भी कैसी बुझी बुझी रहती है। फिर जैसे अपने को ही धिक्कारती सी बोली, पहले तो छूट दो और जब आगे बढ़ें तो खींचकर चारों खाने चित कर दो। यह भी कोई बात हुई भला? राहत की एक गहरी निश्वास मेरे भीतर से निकल पड़ी। जाने कैसा आवेग मन में उमड़ा कि इच्छा हुई दौड़कर मम्मी के गले से लग जाऊं। लगा जैसे अरसे के बाद मेरी मम्मी लौटा कर आ गई है। पर मैंने कहा कुछ नहीं। बस अब खुलकर बात करूंगी। 4 दिन से न जाने कितने प्रश्न मन में घुमड़ रहे थे। अब क्या? अब तो मम्मी है और उनसे तो कम से कम सब कुछ कहा पूछा जा सकता है। पर घर पहुंचकर जो देखा तो अबाक। शेखर हथेलियों में सिर थामे कुर्सी पर बैठा है और मम्मी उसे कुर्सी के हत्थे पर बैठी उसकी पीठ और माथा सहला रही है। मुझे देखते ही बड़े सहज स्वाभाविक स्वर में बोली, देखा इस पगले को? 4 दिन से ये साहब कॉलेज नहीं गए हैं, न ही कुछ खाया पिया है। अपने साथ इसका भी खाना लगवाना। और फिर मम्मी ने खुद बैठकर बड़े स्नेह से मनुहार कर करके उसे खाना खिलाया। खाने के बाद कहने पर भी शेखर ठहरा नहीं। मम्मी के प्रति कृतज्ञता के बोझ से झुका झुका ही वह लौट गया और मेरे भीतर खुशी का ऐसा ज्वर उमड़ा कि अब तक के सोचे सारे प्रश्न उसी में बिला गए। सारी स्थिति को समय पर आने में समय तो लगा, पर आ गई। शेखर ने भी अब 1-2 दिन छोड़कर आना शुरू किया और आता भी तो अधिकतर हम लिखाई पढ़ाई की ही बात करते। अपने किए पर शर्मिंदगी प्रकट करते हुए उसने मम्मी से वादा किया कि वह अब कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे मम्मी को शिकायत हो। जिस दिन वह नहीं आता, मैं 2-3 बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपने बरामदे से ही बात कर लिया करती। घर की अनुमति और सहयोग से यूँ सरेआम चलने वाले इस प्रेम प्रसंग में मोहल्ले वालों के लिए भी कुछ नहीं रह गया था और उन्होंने इस जानलेवा जमाने के नाम 2-4 लानतें भेजकर किसी गुल खिलने तक के लिए अपनी दिलचस्पी को स्थगित कर दिया था। लेकिन एक बात मैंने ज़रूर देखी, जब भी शेखर शाम को कुछ ज़्यादा देर बैठ जाता या दोपहर में भी आता तो मम्मी के भीतर नाना कसमसाने लगते और उसकी प्रतिक्रिया मम्मी के चेहरे पर झलकने लगती। मम्मी भरकस कोशिश करके नाना को बोलने तो नहीं देती, पर उन्हें पूरी तरह हटा देना भी शायद मम्मी के बस की बात नहीं रह गई थी। हाँ, यह प्रसंग मेरे और मम्मी के बीच में अब रोज़मर्रा की बातचीत का विषय ज़रूर बन गया था। कभी मैं मजाक में कहती,
यह जो तेरा शेखर है ना, बड़ा लिजा सा लड़का है। अरे इस उम्र के लड़कों को चाहिए घूमे फिरे मस्ती करे, क्या मुहर्रमी सी सूरत बनाए मजनू की तरह छत पर टंगा सारे समय इधर ही ताकता रहता है। मैं केवल हंस देती, कभी बड़ी भावुक होकर कहती, तू क्यों नहीं समझती बेटे कि तुझे लेकर कितनी महत्वाकांक्षाएं हैं मेरे मन में, तेरे भविष्य को लेकर कितने सपने संजो रखे हैं मैंने। मैं हंसकर कहती, मम्मी तुम भी कमाल करती हो, अपनी ज़िंदगी को लेकर भी तुम सपने देखो, मेरी ज़िंदगी के सपने भी तुम ही देख डालो, कुछ सपने मेरे लिए भी छोड़ दो। कभी वे समझाने के लहजे में कहती, देखो तनु, अभी तुम बहुत छोटी हो, अपना सारा ध्यान पढ़ने लिखने में लगाओ और दिमाग से ये उल्टे सीधे फितूर निकाल दो। ठीक है, बड़े हो जाओ तो प्रेम भी करना और शादी भी। मैं तो वैसे भी तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने वाली नहीं हूँ, अपने आप ही ढूंढना। फिर इतनी अकल तो आ जाए कि ढंग का चुनाव कर सको। अपने चुनाव की रिजेक्शन को मैं समझ जाती और पूछती, अच्छा मम्मी बताओ, जब तुमने पापा को चुना था तो वह नाना को पसंद था? मेरा चुनाव अपनी सारी पढ़ाई लिखाई ख़त्म करके 25 साल की उम्र में चुनाव किया था मैंने, खूब सोच समझकर और अक्ल के साथ, समझी? मम्मी अपनी बौखलाहट को गुस्से में छिपा कर कहती, उम्र और पढ़ाई लिखाई ये दो ही तो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मम्मी मुझे जब तब डांटती रहती हैं। पढ़ने लिखने में मैं अच्छी थी, और रही उम्र का सवाल, सो उसके लिए मन होता कि कहूँ, मम्मी तुम्हारी पीढ़ी जो काम 25 साल की उम्र में करती थी, हमारी उसे 15 साल की उम्र में ही करेगी। इसे तुम क्यों नहीं समझती? पर चुप रह जाती। नाना का जिक्र तो चल ही पड़ा है, कहीं वे जी जाग उठे तो। 6 परीक्षाएं पास आ गई थी और मैंने सारा ध्यान पढ़ने में लगा दिया था। सबका आना और गाना बजाना एकदम बंद। इन दिनों मैंने इतनी जमकर पढ़ाई की कि मम्मी का मन प्रसन्न हो गया, शायद कुछ आश्वस्त भी। आखिरी पेपर देने के पश्चात लग रहा था कि एक बोझ था जो हट गया है। मन बेहद हल्का होकर कुछ मस्ती मारने को कर रहा था। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी कल शेखर और दीपक पिक्चर जा रहे हैं, मैं भी साथ चली जाऊं? आज तक मैं इन लोगों के साथ कभी घूमने नहीं गई, पर इतनी पढ़ाई करने के बाद अब इतनी छूट तो मिलनी ही थी। मम्मी एक क्षण मेरा चेहरा देखती रही, फिर बोली, इधर आ, यहाँ बैठ, तुझसे कुछ बात करनी है। मैं जाकर बैठ गई, पर यह न समझ आया कि इसमें बात करने को क्या है। हाँ कहो। लेकिन मम्मी को बात करने का मर्ज जो है, उनकी तो हाँ ना भी 50-60 वाक्यों में लिपटे बिना नहीं निकल सकती। तेरे इम्तिहान ख़त्म हुए, मैं तो खुद पिक्चर का प्रोग्राम बना रही थी। कौन सी पिक्चर देखना चाहती है? क्यों, उन लोगों के साथ जाने में क्या है? मेरे स्वर में इतनी खींच भरी हुई थी कि मम्मी एकटक मेरा चेहरा ही देखती रह गई। तनु, तुझे पूरी छूट दे रखी है बेटे, पर इतनी ही तेज चल कि मैं भी साथ चल सकूं। तुम साफ कहो ना कि जाने नहीं दोगी। बेकार की बातें, मैं भी साथ चल सकूं? तुम्हारे साथ चल सकने की बात भला कहाँ से आ गई? मम्मी ने पीठ सहलाते हुए कहा, साथ तो चलना ही पड़ेगा, कभी औंधे मुंह गिरी तो उठाने वाला भी तो चाहिए ना। मैं समझ गई कि मम्मी नहीं जाने देगी, पर इस तरह प्यार से मना करती है तो झगड़ा तो नहीं किया जा सकता। बहस करने का सीधा सा मतलब है कि उनका बघारा हुआ दर्शन सुनूं, यानी 50 मिनट की एक क्लास। पर मैं कतई नहीं समझ पाई कि जाने में आखिर हर्ज क्या है। हर बात में ना नुकुर। कहाँ तो कहती थी कि बचपन में यह मत करो, यहाँ मत जाओ, कहकर हमको बहुत डांटा गया था, और खुद अब वही सब कर रही हैं। देख लिया इनकी बड़ी बड़ी बातों को। मैं उठी और दनदनाती हुई अपने कमरे में आ गई। हाँ, एक वाक्य ज़रूर थमा आई, मम्मी जो चलेगा वह गिरेगा भी, और जो गिरेगा वह उठेगा भी, और खुद ही उठेगा, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। उस दिन मैं अपनी सहेली के घर से लौटी तो मम्मी की सख्त आवाज़ सुनाई दी, तनु इधर आओ। आवाज़ से ही लगा कि यह खतरे का सिग्नल है। एक क्षण को मैं सख्ते में आ गई। पास गई तो चेहरा पहले की तरह सख्त। तुम शेखर के कमरे में जाती हो? मम्मी ने बंदूक दागी। समझ गई कि पीछे गली में से किसी ने अपना करतब कर दिखाया। कब से जाती हो? मन तो हुआ कि कहूँ, जिसने जाने की खबर दी है उसने बाकी बातें भी बता ही दी होंगी।
कुछ जोड़ तोड़ कर ही बताया होगा, पर मम्मी जिस तरह भबक रही थी उसमें चुप रहना ही बेहतर समझा। वैसे मुझे मम्मी के इस गुस्से का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था। 2-3 बार यदि मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए शेखर के कमरे पर चली गई तो ऐसा क्या गुनाह हो गया, पर मम्मी का हर काम सकारण तो होता नहीं, बस वे मूड खराब कर चली जाती हैं। अजीब मुसीबत थी। गुस्से में मम्मी से बात करने का कोई मतलब नहीं और मेरी चुप्पी मम्मी के गुस्से को और भड़का रही थी। याद नहीं है मैंने शुरू में ही तुम्हें मना कर दिया था कि तुम उसके कमरे पर कभी नहीं जाओगी। 3-3 घंटे वह यहाँ धूनी जमाकर बैठता है, उसमें भी जी नहीं भरता तुम्हारा। दुख, क्रोध और आतंक की परतें उनके चेहरे पर गहरी होती जा रही थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि कैसे उन्हें सारी स्थिति समझाऊं। वह तो बेचारे सामने वाले ने मुझे बुलाकर आगाह कर दिया। जानती है यह सिर आज तक किसी के सामने झुका नहीं, पर वहाँ मुझसे आँख नहीं उठाई गई। मुंह दिखाने लायक मत रखना हमको कहीं भी। सारी गली में थू थू हो रही है, नाक कटा कर रखती। गजब, इस बार तो सारा मोहल्ला ही बोलने लगा मम्मी के भीतर से। आश्चर्य है कि जो मम्मी आज तक अपने आसपास से बिल्कुल कटी हुई थी, जिसका मजाक ही उड़ाया करती थी, आज कैसे उसके सुर में लाकर बोल रही है। मम्मी का भाषण चलता रहा। मैंने तो अपने कान के स्विच ऑफ ही कर लिए। जब गुस्सा ठंडा होगा, मम्मी अपने में लौट आएंगी, तब समझा दूंगी। मम्मी, इस छोटी सी बात को तुम नाहक इतना तूल दे रही हो, पर जाने कैसी डोज लेकर आई है इस बार की। उनका गुस्सा ठंडा ही नहीं हो रहा, और हुआ यह है कि अब उनके गुस्से से मुझे गुस्सा चढ़ने लगा। फिर घर में एक अजीब सा तनाव बढ़ गया। इस बार मम्मी ने शायद पापा को भी सब कुछ बता दिया है। कहा तो उन्होंने कुछ नहीं, वे शुरू से ही इस सारे मामले में आउट ही रहे, पर इस बार उनके चेहरे पर भी एक अनकहा सा तनाव दिखाई जरूर दे रहा है। कोई 2 महीने पहले जब इस तरह की घटना हुई थी तो मैं भीतर तक सहम गई थी, पर इस बार मैंने तय कर लिया है कि इस सारे मामले में मम्मी को यदि नाना बनकर ही व्यवहार करना है तो मुझे भी फिर मम्मी की तरह ही मोर्चा लेना होगा उनसे, और मैं ज़रूर लूँगी। दिखा तो दूँगी कि मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ और तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चली हूँ। खुद तो लीक से हटकर चली थी, सारी ज़िंदगी इस बात की घुट्टी पिलाती रही, पर मैंने जैसे ही अपना पहला कदम रखा, घसीट कर मुझे अपने ही खींची लेक पर लाने के लिए दंड फंद शुरू हो गए। मैंने मन में ढेर तर्क सोच डाले कि एक दिन बाकायदा मम्मी से बहस करूँगी। साफ साफ कहूँगी कि मम्मी, इतने ही बंधन लगा कर रखना था तो शुरू से वैसे पालती, क्यों झूठ मूठ आज़ादी देने की बातें करती सिखाती रही। पर इस बार मेरा भी मन सुलग कर इस तरह राख हो गया था कि मैं गुमसुम सी अपने ही कमरे में पड़ी रहती। मन बहुत भर आता तो रो लेती। घर में सारे दिन हंसती खिलखिलाती रहने वाली मैं एकदम चुप होकर अपने में ही सिमट गई थी। हाँ, एक वाक्य ज़रूर बार बार दोहरा रही थी, मम्मी तुम अच्छी तरह समझ लो कि मैं भी अपने मन की ही करूँगी। हालांकि मेरे मन में क्या है इसकी कोई भी रूपरेखा मेरे सामने न थी। मुझे नहीं मालूम कि इन 3-4 दिनों में बाहर क्या हुआ। घर बाहर की दुनिया से कटी, अपने ही कमरे में सिमटी मैं मम्मी से मोर्चा लेने के दाव सोच रही थी। पर आज दोपहर मुझे कतई अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ जब मैंने मम्मी को अपने बरामदे से ही चिल्लाते हुए सुना, शेखर, कल तो तुम लोग छुट्टियों में अपने घर चले जाओगे, आज शाम अपने दोस्तों के साथ खाना इधर ही खाना। नहीं जानती किस जद्दोजहद से गुजरकर मम्मी इस स्थिति पर पहुंची होंगी, और रात को शेखर, दीपक और रवि के साथ खाने की मेज़ पर डटा हुआ था। मम्मी उतने ही प्रेम से खाना खिला रही थी, पापा वैसे ही खुले ढंग से मजाक कर रहे थे, मानो बीच में कुछ घटा ही नहीं। अगल बगल की खिड़कियों में 2-4 सिर चिपके हुए थे। सब कुछ पहले की तरह बहुत सहज स्वाभाविक हो उठा था। केवल मैं इस सारी स्थिति से एकदम तटस्थ यही सोच रही थी कि नाना पूरी तरह नाना थे, 100%, और इसी से मम्मी के लिए लड़ना कितना आसान हो गया होगा। पर इन मम्मी से लड़ना भी कैसे जाए जो एक पल नाना होकर जीती हैं तो एक पल मम्मी होकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।